प्रस्तुत करता पतंजलि फेस वॉश, ग्लो से ग्लोरी तक, बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। प्रायोजक, धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एंड शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम मोदी का फिर विपक्ष पर हमला। कहा SC ST OBC का कोटा अपने वोट बैंक को देना चाहता है विपक्षी गठबंधन। छठे चरण में 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर 11 बजे तक 26% मतदान। बंगाल में वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज। दांव पर धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी और 3 पूर्व CM की किस्मत। दिल्ली की 7 सीटों पर 11 बजे तक 22% वोटिंग। मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित कई दिग्गजों ने किया मतदान। बीजेपी, आप, कांग्रेस में है टक्कर। ईवीएम में बीजेपी के टैग पर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने। टीएमसी बोली बीजेपी कर रही है ईवीएम से छेड़छाड़। आयोग का जवाब, जांच के वक्त थे सिर्फ बीजेपी प्रतिनिधि, इसलिए उसका टैग। और वाराणसी में आज प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव का रोड शो। अजय राय के लिए मांगेंगी वोट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले देखते हैं खबरें 24 का चक्रव्यूह से। बिहार का रुख करेंगे हमारे साथ। बिहार से हमारे संवाददाता प्रशांत झा जुड़ेंगे, दिल्ली से संवाददाता अनुवेश रथ जुड़ेंगे और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या नजर आ रही है? कौन कौन से दिग्गज आज अपने किस्मत को आजमा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी की 14 लोकसभा जो सीटें हैं वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। प्रयागराज के फूलपुर है, जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट रही है, इसके अलावा दिलचस्प है। दूसरी अगर महत्वपूर्ण सीट की बात करें तो सुल्तानपुर सीट है, जहां से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही हैं केंद्र की सरकार में, वो भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरी अगर महत्वपूर्ण सीट की बात करें, जहां मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है, वो महत्वपूर्ण सीट आजमगढ़ है, जो पूर्वांचल में आता है। और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले की अगर बात करें तो भोजपुरी फिल्मों के जो स्टार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। ये 3-4 ऐसी सीटें हैं 14 में से, जहां महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार हैं, कई ऐसे हैं जो दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में है। उनकी साख भी कहीं ना कहीं से दांव पर है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करें तो पूर्वांचल का ही हिस्सा माना जाता है जौनपुर पिछले दिनों धनंजय सिंह के चलते सुर्खियों में रहा। हालांकि धनंजय सिंह सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन वो बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प है और इस सीट पर भी सभी की जो नजरें हैं वो हैं। जो अभी यूपी की 14 सीटों के मतदान की अगर बात करें तो जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वो ओवरऑल जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 27% जो मतदान है अब तक हो चुके हैं। प्रयागराज की फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट, दोनों सीटों की अगर बात करें
तो यहाँ पर मत प्रतिशत बेहद कम है। 22% जो है वो फूलपुर में हुआ है और 23% जो है इलाहाबाद संसदीय सीट पे हुआ है। तो ये जरूर है कि जो 14 सीटें यूपी की हैं उसमें इलाहाबाद और फूलपुर, ये 2 सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जैसा उत्साह मतदाताओं में होना चाहिए वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि अब से कुछ देर के बाद ये जो रफ्तार है और बढ़ेगी और मतदाता अपने घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो 14 सीटें हैं पूर्वांचल के हिस्से में आती हैं, तमाम दावे, तमाम जो कयास हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन आज जो है मत का जो आपने ये कहा क्योंकि मतदान का प्रतिशत यहाँ पर कम है, जबकि कई दिग्गज भी मैदान में, उसके बावजूद भी अगर मतदान का प्रतिशत कम है, आपने कहा उत्साह में कमी है। क्या उत्साह में कमी है या फिर गर्मी भी एक वजह है? हो सकता है कि शाम तक लोग बाहर निकले जब थोड़ा ठंडा हो जाए, माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि इस वक्त पीक पे है गर्मी। तो क्या वाकई में उत्साह में कमी है और उसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे या फिर गर्मी का असर है? देखिए, उत्साह के साथ साथ गर्मी को भी आप एक मान सकते हैं मुख्य वजह, क्योंकि गर्मी जो है पिछले दिनों करीब 1 हफ्ते से लगातार प्रयागराज में जो है वो प्रचंड तरीके से चल रही है। 45 के आसपास जो तापमान है वो है, तो ये वजह जरूर है क्योंकि गर्म के चलते लोगों को घरों से निकलने में, धूप के चलते निकलने में मुश्किलें आ रही हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। दूसरा उत्साह को भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले के भी जो हमने देखे हैं नतीजे, तो मत प्रतिशत जो है यहाँ आमतौर पर कम दिखाई दिया है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों फैक्टर को आप मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल चुनावी अगर लड़ाई की बात करें तो दोनों सीटों पर, प्रयागराज की चाहे फूलपुर हो या फिर इलाहाबाद संसदीय सीट जहां से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में, उनके मुकाबले उज्जवल रमण सिंह जो कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे हैं वो चुनावी मैदान में है। फूलपुर की अगर बात करें तो अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने यहां से परवीन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। दोनों सीटों पर बीजेपी इसके पहले काबिज रही है। 2019 में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 2014 में। तो इन सीटों पर कहीं ना कहीं से बीजेपी की जो साख है वो भी दांव पर है। प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां पर भी पिछले 2 चुनाव से लगातार कमल खिल रहा है। बीजेपी के सांसद हैं मेनका गांधी भी लगातार चुनावी जो जीत है वो दर्ज कर रही हैं। सुल्तानपुर से वो सांसद हैं। यहां पर भी जो मुकाबला है बहुत कांटे का है। सुल्तानपुर के बाद की अगर बात करें तो जौनपुर बीएसपी के खाते में पिछली बार गई थी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में बाजी मार गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार भी वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला सीधे तौर पर बातें सामने आ रही हैं वो बीजेपी कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनके बीच दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से भदोही की बात करें, रमेश बिंद जो बीजेपी के मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काट करके दूसरे बिंद वर्ग से ही आने वाले समाज के कैंडिडेट को वहां पर टिकट दिया है। और ललितेश पति जो त्रिपाठी हैं वो इंडिया गठबंधन के वहां पर उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला जो है भदोही में भी दिलचस्प है, जौनपुर में भी बहुत दिलचस्प है और आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर भी जो लड़ाई है वो कांटे की है। और पिछले उपचुनाव हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि किस तरह पर वहां मुकाबला है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर तिकोड़ी मुकाबला है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और एसपी के बीच में, समाजवादी पार्टी के ही बीच में है। रुक करेंगे आपका, आपसे भी अपडेट लेंगे। अब फिलहाल रुक करते हैं बिहार का। हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ हैं। प्रशांत, बिहार की तस्वीर समझ में नहीं आ रही है। बिहार की आखिर इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने क्यों आ रही है? जितने भी अभी तक के मतदान हुए सबसे कम प्रतिशत बिहार का रहा है। इस बार भी जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसमें भी प्रतिशत मतदान का कम ही रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए अनीता, एक बात समझना पड़ेगा, जो मौसम की मार है यानी टेम्परेचर का जो टॉर्चर है वो बिल्कुल यहाँ के वोटिंग पर पड़ रहा है। अभी भी आपको बता दें, जहाँ हम सिवान में खड़े हैं यहाँ आपको 47 डिग्री बता रहा है। ये टेम्परेचर का जो टॉर्चर है, साथ में जो ह्यूमिडिटी है, लोगों को घरों से निकलने में रोक देता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, जो आप सुबह क्या देखेंगे
कि सुबह जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी उससे पहले से लोग कतारबद्ध थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है लोगों की आवक कम हो गई, लोग आने कम शुरू हुए हैं। बावजूद आपको अपने कैमरामैन से ये कहता हूँ कि एक बार आपको दिखा दें बूथों का हालत। देखिए यहाँ महिलाएं आकर के वोट कर रही हैं और इस तपती दोपहरिया में भी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, आके वोट कर रही हैं और वोट करने के बाद अपने घरों को जा रही है, जबकि टेम्परेचर ये है कि आप धूप तो छोड़ दीजिए, छांव में भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं, तो सीधा समझ लीजिए यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए है। और ऐसे में खास करके सिवान की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और 4 बार के सांसद रह चुके शहाबुद्दीन की पत्नी हैं हिना शहाब, वो यहाँ पर खड़ी हैं। उन्होंने पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। तपिश जो तो थी ही, लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ा दिया। बावजूद इसके देखिएगा कि यहाँ पर वोटर आ रहे हैं। और आप 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 2009 की बात करें, 2004 की बात करें, तो सिर्फ 2004 में ही सिवान का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 64% था। बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर, खास करके लोकसभा के, वहाँ वोटिंग परसेंटेज 56% से अबव कभी नहीं गया है। लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर जाएगा, क्योंकि 11 बजे तक के जो रिकॉर्ड आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसमें ये जो आंकड़े बताए गए हैं कि 23.11 है यहाँ का जो वोटिंग हुई है। और ख़ास करके सिवान का देख लीजिए तो 2019 में जो सिवान में 21%, 11 बजे तक 21% की पोलिंग हुई थी, जो कि 2024 में आप देख लीजिए कि 22.42% की पोलिंग है यहाँ पर, यानी पोलिंग बढ़ी है। और जो टेम्परेचर है, जो यहाँ का माहौल है, जितनी गर्मी है, बावजूद अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं और पोल करने आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि लोगों के अंदर में जागरूकता है। लोग अपना मतदान करना चाहते हैं, अपने लिए वो जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, अपने शहर का विकास करना चाहते हैं, अपने शहर में जो मूलभूत समस्या, जिसकी समस्या उनको झेलनी पड़ती है, उससे वो निजात पाना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि नगर है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये गोपालगंज के सीट है, सिवान की सीट है, महाराजगंज की सीट है। तो इन तमाम सीटों पर जो 3 इम्पॉर्टेंट सीटें हैं, उसमें सिवान है, सिवान के साथ साथ शिवहर है, और शिवहर के साथ साथ इसमें आप देखिए कि पूर्वी चंपारण है, जहां से एनडीए ने राधा मोहन सिंह को खड़ा किया हुआ है। राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो मोदी सरकार में ही एग्रीकल्चर मंत्री थे, और वो फिर से उनको यहाँ मोतिहारी से टिकट दिया गया। सिवान की बात करें तो सिवान में जेडीयू की तरफ से यहाँ विजया लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया है, और आरजेडी की तरफ से जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको टिकट मिला है। और यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हिना शहाब, जो शहाबुद्दीन, जो किसी ज़माने में कहा जाता था कि बाहुबली हैं सिवान के, जिनका खौफ था सिवान में, उनकी पत्नी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ जो लोग चल रहे थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो वो भगवाधारी हो गई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़ा ही रोचक चुनाव और बड़ा ही रोचक वोटिंग हो रहा है। यहाँ के जो साइलेंट वोटर हैं, वो अपना मकसद और अपने वोट क्या किए, क्या कास्ट किए, ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है कि सीधी लड़ाई यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में है। प्रशांत, आपने सिवान की जो तस्वीर बताई, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, हिना निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में वहाँ पर हवा किसकी, लहर किसकी नजर आ रही है? क्योंकि आपने ये भी समझाने की कोशिश की कि वोटिंग प्रतिशत बरसों से 55 से ज्यादा नहीं गया है, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर बढ़ेगा तो फायदा किसको होता नजर आ रहा है? देखिए नेता, सबसे बड़ी बात है जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो पिछला जो कैंडिडेट होता है उसके इनकम्बेंसी मानी जाती है और उसके खिलाफ लोग वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो नए वोटर्स जुड़े और जिस तरह से खास करके रिटर्निंग अफसर, प्रशासन और राजनीतिक दलों ने लोगों से ये कहा कि आप आके वोट करें, अपने उत्साह को शामिल करें, मतदान बड़ा दान है, एक
बड़ा पर्व है, उस पर्व को आप एंजॉय करिए। तो इसके लिए जगह जगह व्यवस्था भी की गई है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, शामियाने लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर्स रखे गए हैं, ताकि कोई अगर दिव्यांग या कोई ओल्ड एज के लोग यहाँ वोट करने आते हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो। जब परेशानी मुक्त वोटिंग होता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जहाँ तक रहा राजनीतिक दलों के फायदे की बात, तो जब सीधे तौर पर लड़ाई होती है दो बड़े महागठबंधन के बीच में, तो आप मान लीजिए कि जो कास्ट लाइन की वोटिंग होती है वो बड़ा अहम होता है। सिवान की बात करें तो सिवान में सर्वाधिक वोटर जो हैं यहाँ पर मुस्लिम हैं, उसके बाद सवर्ण वोटर आते हैं, उसके बाद यादव वोटर आते हैं, उसके बाद कुशवाहा वोटर आते हैं, उसके बाद यहाँ मल्लाह वोटर आते हैं, और बाकी के उसके बाद के वोटर हैं जो ओबीसी और बाकी जो बैकवर्ड क्लास के वोट है वो उसके बाद आता है। उसके बाद दलित वोट भी आता है। लेकिन सबसे अहम यह होता है कि इस बार सिवान में माई का जो समीकरण था, MY समीकरण जो था वो टूट गया। इसलिए टूट गया कि हिना साहब के मैदान में आने से जो मुस्लिम वर्ग का वोट है उसको पाने में, और खास करके सवर्ण का भी वोट पाने में हिना साहब कामयाब होती दिख रही हैं। तो ऐसे में माई का समीकरण भी टूटा है, NDA का भी जो एक वोट बैंक था उसमें भी चोट पड़ा है, और खास करके जो इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक था जिस पर वो दावा करता रहा आज तक कि यहाँ सिवान से जीत जाएंगे, उस वोट में भी टूट हुई है। यानी जिस तरह से वोटर साइलेंट हैं, जो समीकरण बता रहे हैं, आप समझ लीजिए अनीता कि ये 4 तारीख को जब फैसला होगा तो सिवान चौंकाने वाला फैसला है। बिल्कुल, तो सिवान से 4 जून को जो फैसला आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सभी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगी है। हिना साहब चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं, यहाँ पर किस तरह की तस्वीर होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन प्रशांत समझा रहे थे कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत कम होने के पीछे वजह क्या है, और सबसे बड़ी वजह जो नजर आ रही है वो मौसम की मार यानी गर्मी की मार है, गर्मी की तपिश है। 47 डिग्री टेम्परेचर सिवान में दर्ज किया गया है। आप सोच सकते, कल्पना कर सकते, 47 डिग्री टेम्परेचर में लोग घरों से बाहर निकल रहे, क्योंकि अभी तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो बेहतर ही रहा है। इस लिहाज से आगे आने वाले कुछ और घंटों में ये प्रतिशत और बढ़ेगा। शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं, दिल्ली का अनुवेश रथ हमारे साथ हैं। अनुवेश, जानना चाहेंगे दिल्ली में कितने प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है, और जो दिग्गज हैं खासकर मनोज तिवारी, वहां की सीट से क्या खबर आ रही है? देखिए, दिल्ली में ये 6th फेज ऑफ इलेक्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बांसुरी स्वराज के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम, जहाँ से वो प्रत्याशी हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं। यहाँ पे क्योंकि हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेसी का महापर्व कहा जाता है इलेक्शंस को, अगर यहाँ पे इस बार आप देखें तो यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वोट किया। वहीं पे जो अरविंद केजरीवाल है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पे वोट कर रहे हैं। तो इसमें आप ट्विस्ट देख सकते हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के अंदर किस तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं भूमिका और ये कहीं ना कहीं अच्छाई है हमारे देश के डेमोक्रेसी की। वहीं पे अगर हम बात करें इस वक्त के किस तरीके का वोटर टर्नआउट रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक का दिल्ली में जो टोटल टर्नआउट रहा है वो 21%, 22% के आसपास का अभी तक हो चुका है। ये दोपहर 11 बजे तक का टर्नआउट रहा है। वहीं पे चांदनी चौक का जो सीट है वहाँ पे 19% का लगभग टर्नआउट रहा है। ईस्ट दिल्ली का 22%, न्यू दिल्ली का 20%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 25%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का 22%, साउथ दिल्ली का 21%, वेस्ट दिल्ली का 21% रहा है। लेकिन इसी में आप देख सकते हैं कि ये वोटर टर्नआउट जो इस बार निकल के आ रहा है, लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, चाहे इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा अरेंजमेंट्स की गई हैं, काफ़ी गर्मी होने के बावजूद भी शेड बनाया गया है ताकि लोग आराम से आके यहाँ पे अपना वोट दे सके, अपने मतदान का जो अधिकार है उसका उपयोग कर सके। हम यहाँ पे हमने देखा है कई बुजुर्ग भी यहाँ पे आए हैं जिनके लिए जो हैंडीकैप की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी उनको दी गई हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किन मुद्दों पे उन्होंने इस बार वोट दिया है और किस तरीके की सरकार वो चाहते हैं। आप वोट देने आए, किन मुद्दों पे आपने वोट दी और किस तरीके की आप आगे आशा करते हैं? हम आशा करते हैं कि जो भी सरकार आए वो देश का विकास करे और युवाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब्स की,
और सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ और फैसिलिटीज़ प्रदान की जाए, जैसे उनके हेल्थ केयर है और उनके लिए जो गरीब लोग हैं उनके जो खाने पीने का अरेंजमेंट किया। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए बहुत अच्छे, और लेडीज़ को खास करके, क्योंकि आजकल रेप हो रहे हैं या हो रहे हैं, लेडीज़ को ध्यान कर करे और घर घर में जाकर देखे कि कौन सा बुजुर्ग है, किनको क्या चीज़ मिली है या क्या नहीं, क्योंकि मदर कई बार वो बहू बेटों का रुख डिफरेंट होता है, और गवर्नमेंट का रुख जो है ना हमारी तरफ होना चाहिए कि इनको ये खाने को मिला है या नहीं मिला, ये वो पूरा उनको सोचना चाहिए कि इनको दवाई मिली है या घर को नहीं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी घर नहीं जा, बाहर नहीं जा सकते, कोई इसको गाड़ी में ले जाना, लेने वाला कोई नहीं आता है, वो कहते हैं कि जाता है तो जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये ध्यान है गवर्नमेंट का ध्यान देना, ये नहीं कि हमने सेंटर खोले हुए हैं कि वहाँ पर आकर चले जाओ, वहाँ पर आकर। आपने वोट दिया, आपके क्या मुद्दे रहे, किस तरीके का आप एक्सपेक्ट करते हैं आगे चलते? जो काम करे सरकार उसको वोट दे, जो बुजुर्गों का ध्यान रखे और बुजुर्गों की जो पेंशन बढ़ाए, पेंशन तो एक भी 3,000। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बुजुर्गों से बात की जाए, फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमने बात की, सबका यही कहना है, स्पेसिफिकली जो वुमेन वोटर्स हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि वुमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जो भी सरकार आए, सरकार लोगों के लिए काम करे, अच्छा काम करे और लोगों की सहूलियतें और लोगों को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे, ऐसा लोगों का अभी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी में कहना है। तो वरिष्ठ नागरिकों से बात करके हमें ये समझ में आया कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो क्या उम्मीद करती हैं आने वाले सरकार से, जिसे भी वो चुनना चाहते हैं। अन्वेष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और फिलहाल ये तस्वीर थी जो अभी तक तमाम राज्यों से हमें मिली, और वो तस्वीर सबसे ज़्यादा खासियत ये है इन सभी जगहों पर जहाँ वोटिंग हो रही है कि सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बावजूद इसके मतदाता बाहर निकल रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और आज तमाम दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वोटिंग की है। एस जयशंकर ने भी वोटिंग की है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है यहाँ। उनका जो कांग्रेस का नेता था अरविंदर सिंह लवली, वो तो छोड़ के हमारे यहाँ आ गया। उस दिन मैंने उसका स्वागत किया पार्टी में। देखिए केजरीवाल जी को अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला ना 10 रुपए का पेन यहाँ पे दिखावे के लिए और 4 लाख रुपए का कमोड। और धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी वोटिंग के बाद प्रतिक्रिया दिया, ये सुनते हैं। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को जो भी देख रहे हैं, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग निकल पड़े हैं, जो भी घर में टीवी के सामने हैं, आप भी निकलिए, अपना मत डालिए, देश हित में मत डालिए। बिल्कुल, आपने मेरे एग्जाम की बात की और हम डिस्टिंक्शन में अपना पास होंगे। आप निश्चिंत रहिए, 7 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। तो मनोज तिवारी जो बता रहे थे वोटिंग के बारे में, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है और तमाम दिग्गज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील की है और तमाम दिग्गज बाहर आ रहे हैं मतदान करने के लिए और साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मतदान का प्रतिशत पिछले दौर में कम रहा है, इसलिए इस बार अपील कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ साथ कि वो बाहर निकलें, भले ही कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लोगों को निभाना ज़रूरी है। इधर आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी चुनाव को लेकर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। मैंने कहा था एक्सीडेंटल हार है उस चुनाव के लिए, कभी हमने उस चुनाव को मैंने कभी माना ही नहीं कि कोई हार है, और मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरा कोई मनोबल नहीं गिरा है। और इस बार वो जो मियाद थी 1-1.5 साल की, वो निकल गई है और आज जनता उस काम को पूरा कर देगी। जनता भी आजमगढ़ की यही कहती है कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ है बा।
देखिए अपने आप को अपने प्रचार के लिए कितने सही तरीके से पेश किया है। निरहुआ ने आजमगढ़ से वो उम्मीदवार हैं, वहाँ से सांसद भी हैं, अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश है, लेकिन टक्कर है जोरदार। उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम राज्यों की, वहाँ की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे, ताज़ा अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे और किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।